हेलो दोस्तों, नमस्कार। समृद्धि टेक्निकल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम आज 30 क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सभी एग्ज़ाम जैसे एनटीपीसी, सेल, मेट्रो, इन सभी जो भी टेक्निकल एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और यदि आप फर्स्ट टाइम हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब के साथ साथ आप बेल बटन को ज़रूर दबाना। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। 31 नंबर, नीला तोता कॉपर सल्फेट, इसको ये वैज्ञानिक नाम है इसका, और 4 से 5 बूंद सल्फ्यूरिक एसिड का घोल को धातु में मार्किंग मीडिया के रूप में लगाने से धातु की ऊपरी सतह का रंग कैसे दिखता है। दोस्तों, यहाँ पे आप जब भी मार्किंग मीडिया, मतलब आप जैसे आप चौक के मार्किंग मीडिया करते हैं, ऐसे ही आपको नीला तोता का मार्किंग मीडिया के रूप में यूज करना है, लेकिन आपको थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड डालना है 4 से 5 बूंद। तो इसका जो रंग हो जाएगा वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है, सफ़ेद नहीं होता है। तो किस टाइप के कलर हो जाता है ये आपको बताना है। तो आप इसका आंसर जो है वो तांबे के जैसे इसका रंग हो जाता है। ठीक है, किसके जैसे रंग होते हैं? तांबे के जैसे। अगला क्वेश्चन देखिए, स्क्राइबर की नोक मोशन के दिशा में होना चाहिए। मतलब जैसे आप पेन से लिखते हैं ना, ऐसे ही आप स्क्राइबर से भी मार्किंग करते हैं, मोशन की दिशा। और स्टील रूल के बाहर के ओर होना चाहिए। तो स्टील रूल से जब मार्किंग करते हैं तो आप साइड में रख के इस टाइप से लाइन खींचते हैं, जो कि हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ कितने डिग्री के कोण पर होना चाहिए। तो आप इसको जैसे आप पेन से लिखते हैं तो पेन को भी एक विशेष एंगल में रखते हैं, ऐसे ही आप स्क्राइबर को जैसे चलाते हैं तो उसको भी एक एंगल में रखते हैं। तो आपको कितना एंगल में इसको रखना चाहिए। ठीक है, तो आप अनुमान लगाइए कि इसको कितने डिग्री में रखना चाहिए। तो इसका जो सही एंगल होता है दोस्तों वो 60 डिग्री से 70 डिग्री के बीच में होता है। तो आप 55 से 90 के बीच में लगा सकते हैं, क्योंकि आप इस एंगल में आपको बहुत ही सूटेबल होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, टेढ़े मेढ़े कार्य पर जिसका कोई भी सिरा फिनिश ना हो उन पर कौन से मार्किंग विधि प्रयोग करेंगे। देखिए, यदि स्क्वायर जॉब है मान लीजिए, तो आप यहाँ पे आप दोनों साइड तैयार करके आप डेटम लाइन मेथड से आप मार्किंग करते हैं, जो कि आपने ITI लेवल पर या किसी वर्कशॉप में जहाँ पे आपने ट्रेनिंग किया वहाँ किया होगा। लेकिन दोस्तों, कोई जॉब मान लीजिए इस टाइप से विषम आकार की जॉब है ना, ये जॉब है इस टाइप से विषम आकार की जॉब है, तो आप उसकी कौन सा मेथड यूज करेंगे? आप एक सेंटर लाइन लेंगे पहले इस टाइप से, और सेंटर लाइन को बेस लाइन मानकर फिर आपको जो भी मार्किंग करना है, 5 mm दाएँ लेना है, 5 mm बाएँ लेना है, आगे लेना कितना है, यहाँ से आपको फिर कितना लेना है। मान लीजिए 2 mm लिया, 2 mm इधर लिया, फिर इधर 3 mm लिया, इधर 3 mm लिया। अब इसको आपस में मिला देंगे इस टाइप से, और ये आपका इतना आपका जॉब एरिया है, वर्किंग एरिया। फिर आप इसको यहाँ से मार्किंग एरिया से आप काट देंगे। ये हो गया आपका मार्किंग मेथड। तो कौन सा मेथड हुआ? सेंटर लाइन मेथड। आपने सबसे पहले एक सेंटर लाइन बनाया, उसके बाद आपने सारे काम को किया। अगला क्वेश्चन देखिए, स्क्राइबर को बनाया जाता है। ये एक बहुत ही कॉमन और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्क्राइबर को बनाया जाता है, तो स्क्राइबर को हाई कार्बन स्टील से बनाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 35 नंबर क्वेश्चन, वर्नियर हाइट गेज में प्रयोग होने वाले स्क्राइबर हैं। तो आपको मैं बता दूं कि वर्नियर हाइट गेज में स्क्राइबर जो लगा रहता है, जिससे मार्किंग करते हैं, कुछ इस टाइप से होता है। आपने देखा होगा इस टाइप से होता है, और इसको हाइट गेज के साथ अटैच करके और फिर इससे मार्किंग करते हैं। इसका क्या नाम है? तो आपको ऑप्शन देता हूँ, फिर आप खुद ही समझ जाएंगे। चलिए ऑप्शन देखते हैं। साधारण स्क्राइबर, बैंड स्क्राइबर, अपसेट स्क्राइबर, या इनमें से कोई नहीं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये अपसेट स्क्राइबर होगा। ठीक है, अगला देखिए, बड़े से बड़े वृत्त बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो बड़े से बड़े वृत्त बनाने के लिए स्क्राइबर, तो स्क्राइबर से नहीं बनेगा क्योंकि वो तो एक पेन जैसा है। विभाजक मतलब डिवाइडर भी छोटा ही होता है। ट्रेमल, तो ट्रेमल जो है वो इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए,
4.546 लीटर में होते हैं। मतलब कि आपको ये बताना है कि कितना गैलन होते हैं, ठीक है। 4.546 लीटर, तो यहाँ पे आपको गैलन की मात्रा बताना है। 1000 ओस, 2 गैलन, 1 गैलन या 4 गैलन, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या आएगा? 1 गैलन। अगला क्वेश्चन देखिए, 38 नंबर क्वेश्चन। ट्राई स्क्वायर, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर और साइन वर्ड से क्या मापा जाता है? तो ये सभी चीज़ें जो है, इससे आप ट्राई स्क्वायर से कोण मापते हैं, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर से भी कोण मापते हैं और साइन बार से भी कोण मापते हैं। तो देखिए यहाँ कोणीय माप है, लीनियर माप है। लीनियर मतलब जो आप सीधे सरल रेखा में मापते हो, लीनियर माप है। रेडियस मतलब होता है त्रिज्यीय, और प्लेन सरफेस मतलब होता है समतल सतह का। तो समतल सतह में तो आपको DTI आ जाएगा, डायल टेस्ट इंडिकेटर। और लीनियर तो स्केल, स्टील रूल, ये सब चीज़ से आप नाप सकते हैं। वर्नियर कैलिपर, रेडियस गेज से आप ये नाप सकते हो। और एंगल नापना है तो आपको इन तीनों चीज़ का प्रयोग करना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 39। ट्राई स्क्वायर के ब्लेड के नीचे अंडरकट लगाने का मुख्य उद्देश्य क्या है या कारण क्या है? तो दोस्तों, जब ये मान लीजिए एक जॉब है, तो आप कभी भी जॉब बनाते हो तो उसके कॉर्नर में थोड़ा सा वर रह जाता है। तो आपको ट्राई स्क्वायर भी ऐसा बनाना चाहिए कि उसके जो कॉर्नर है उसमें थोड़ा सा खाली स्थान रहे। तो ये आपने बनाया थोड़ा सा, ये खाली स्थान है ना, अंडरकट बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे जॉब में जो भी वर रहेगा उसे स्थान मिल जाएगा, इसलिए ये बना होता है। बहुत स्पेशल है इसका यूज। तो जॉब के किनारे के बर को स्थान देने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है ना। बाकी ऑप्शन देखिए, सुंदरता के लिए दिया हुआ है, सही माप लेने के लिए, जबकि सही आंसर जो है वो जॉब के किनारे के बर को स्थान देने के लिए होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 40 नंबर 40। टूल मेकर स्ट्रेट एज में कोण होता है, कोण होता है मीन्स कितने डिग्री में होते हैं, ठीक है। इसको आप समझिए। तो टूल मेकर स्ट्रेट एज की आकार किस टाइप से होता है? कुछ इस प्रकार से होते हैं। ये आपने देखा होगा, मैं आपको एक साइड व्यू बना रहा हूँ, और ये जो एंगल है ये 60 डिग्री में होते हैं, 60 डिग्री, ठीक है। इससे स्ट्रेटनेस वगैरह चेक कर सकते हैं, और यदि किसी जॉब में किसी स्लॉट 60 डिग्री में हो तो उसे भी हम चेक कर सकते हैं। अगला देखिए, ट्राई स्क्वायर के ब्लेड तथा स्टॉक बने होते हैं। तो यहाँ पे आपको दो चीज़ के बारे में बताना है। एक तो ट्राई स्क्वायर के ब्लेड के बारे में बताना है, दूसरा बताना है आपको स्टॉक के बारे में। तो देखिए यहाँ ऑप्शन देखिए, हाई स्पीड स्टील के ब्लेड, कास्ट आयरन का स्टॉक। तो ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि हाई स्पीड स्टील का ब्लेड नहीं बनता है। दूसरा माइल्ड स्टील का और हाई स्पीड स्टील का, ये भी मिलन नहीं कर रहा है। ब्लेड हाई कार्बन स्टील और स्टॉक कास्ट आयरन, ठीक है। ये ब्लेड पहले पूछे हैं तो हमको पहले ब्लेड के बारे में देखना है, दूसरा स्टॉक पूछा है तो स्टॉक के बारे में। तो ब्लेड हाई कार्बन, स्टॉक कास्ट आयरन, ये बिल्कुल सही हो रहा है। तो ये हम सी ऑप्शन को सही लगाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 42 नंबर। कॉम्बिनेशन सेट के 3 हेड होते हैं। तो आप सब जानते हैं, एक सेंटर हेड, एक प्रोटेक्टर हेड और एक स्क्वायर हेड होता है। इसके साइज लिया जाता है। तो इसके साइज का निर्धारण कैसे करते हैं, इसको कैसे समझते हैं कि ये किस साइज का है? तो देखिए ऑप्शन क्या है, 3 हेड के साइज से नहीं, ये तीनों हेड से नहीं होगा। अगला देखिए, बी ब्लेड की लंबाई से। ब्लेड किसको बोलते हैं? तो उसमें जो रिजिड रूल होता है, ठीक है। चारों क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। सेंटर हेड के द्वारा जो माप ले सकते हैं उसके अधिकतम साइज से नहीं। और चौथा जो इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये ऑप्शन आएगा ब्लेड की लंबाई से। ब्लेड मीन्स होता है इसको रिजिड रूल, उसमें जो स्टील रूल टाइप का लगा होता है उसको रिजिड रूल नाम से जाना जाता है। उसमें बीच में स्लॉट भी होता है एक पूरे लंबाई में, ठीक है ना। तो ये इसको रिजिड रूल बोला जाता है और इसी से इसका साइज लिया जाता है। मान लीजिए 300 mm है तो उसको बोलेंगे कि वर्नियर कॉम्बिनेशन सेट 300 mm, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 43। किसी गोलाकार छड़ के सेंटर निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आपको यहाँ ध्यान देना है कि एक गोल आकार की, गोल आकार मीन्स होता है कि एक इस टाइप से गोल आकार की। अब आपको उसका सेंटर निकालना है। तो एक साइड से जब देखेंगे तो इस टाइप से गोल हो गया, तो आपको इसका सेंटर निकालना है। तो आप किस किस मेथड से निकाल सकते हैं? सबसे पहले देखिए बेल पंच। तो बेल पंच में क्या होता है, 4 स्टैंड टाइप के होते हैं, जैसे मटके के स्टैंड होते हैं ना, उस टाइप से। तो आप मटके को रख देते हो तो बीच में पानी गिरता है,
तो इसी प्रकार से आप जब 4 फिंगर को ऐसे रखेंगे तो उसका सेंटर ऑटोमेटिक निकल आएगा। तो इस प्रकार से आप यहाँ से एक लेग रहेगा, यहाँ एक और यहाँ एक, 4 इसका लेग होता है और बीच में एक इस टाइप से पंच लगा होता है। तो उससे जब हम किसी बटन को दबाते हैं, मतलब उसके जो बेल पंच के जो बटन होते हैं ऊपर, उसको जब दबाते हैं तो एक हैमर टाइप का चोट लगता है उसमें और बीच में सेंटर निकल आता है। ये बहुत ऑटोमेटिक सिस्टम में होता है। दूसरा होता है वर्नियर हाइट गेज। दोस्तों हाइट गेज कैसा होता है, तो आपने देखा होगा किसी जॉब को सरफेस प्लेट के ऊपर जॉब को रखकर उसे अलग अलग पोजीशन में जॉब को घुमा के लाइन खींचते हैं। जैसे मान लीजिए सरफेस गेज से पहले एक लाइन ऐसे खींचा, फिर उसको घुमाया, दूसरा लाइन ऐसे खींचा, तीसरा को ऐसा और चौथा को ऐसा। इस टाइप से जब इसको आपस में यहाँ मिलाते हैं तो इसका सेंटर निकल आता है। तो हाइट गेज से भी निकल सकते हैं, बेल पंच के द्वारा भी निकल सकते हैं। तीसरा होता है दोस्तों जेनी कैलिपर। तो जेनी कैलिपर कैसे काम करता है, मान लीजिए एक जॉब है, तो यहाँ पे आप उसके एक टांग ऐसा मुड़ा हुआ होता है, दूसरा सीधे होते हैं। तो सीधे वाले से एक लाइन ऐसे खींचा जाता है, फिर दूसरा लाइन इस टाइप से, तीसरा, चौथा, 4 लाइन इसको जगह पोजीशन चेंज करके खींचते हैं, फिर चारों को आपस में मिला देते हैं और बीच में इसका सेंटर आ जाता है। इसका मतलब है कि आप तीनों चीज़ से निकल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 देखिए, उपरोक्त सभी, तो सभी को आप क्लिक करें या टिक करें। क्यों? आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा दोस्तों, कभी कभी हम लोग कुछ गलती कर बैठते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं कि अरे यार बेल पंच इससे निकल सकते हैं, हम 2 और 3 ऑप्शन को नहीं देखते या चौथा नंबर तक जाते नहीं, उससे पहले ही हम एक को टिक लगा देते हैं। और अक्सर हम यहाँ पर बहुत बड़ा गलती कर बैठते हैं, क्योंकि हमारा जो ऑप्शन था वो तो डी ऑप्शन सही था, लेकिन हम वहाँ तक तो पहुँचे ही नहीं। तो इस गलती से आपको बचना है। छोटे छोटे गलतियों से आप बचेंगे तो आप सफलता के शिखर तक पहुँच जाएंगे, सफलता आपके कदम चूमेगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 44। कॉम्बिनेशन सेट के 3 हेड होते हैं, इसके कौन से हेड में स्क्राइबर तथा स्पीड लेवल लगी होती है? ठीक है, तो यहाँ कॉम्बिनेशन सेट आपने यदि ध्यान से देखा होगा या अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको मालूम होगा कि उसके जो स्क्वायर हेड होते हैं उसमें एक स्पीड लेवल भी होता है और उसके ऊपरी हिस्से में इस टाइप से ऊपर हिस्से में यहाँ पे एक स्क्राइबर भी लगा होता है, ताकि जब आपको किसी दूसरे काम के लिए यूज करना है, आपको स्क्वायर हेड का यूज नहीं करना है, तो उसको खोल कर आप रूल के मदद से आप उसको सहारा देकर आप लाइन भी खींच सकते हैं। और यदि आपको किसी जॉब के समतलीकरण करना है, फ्लैटनेस चेक करना है, तो भी आप स्पीड लेवल का प्रयोग करके जॉब को आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन है स्क्वायर हेड, सेंटर हेड, प्रोटेक्टर हेड और डिजिटल हेड। तो जैसे कि आपको बताया कि स्क्वायर हेड में स्पीड लेवल भी लगा होता है और स्क्राइबर भी लगा होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, 1 रेडियन किसके बराबर होते हैं? दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये कई बार एग्जाम में आ चुका है, इसलिए आप बिल्कुल इसे याद कर लीजिए। ठीक है, तो 1 रेडियन किसके बराबर होते हैं? 180 डिग्री, 360 डिग्री, 57.3 डिग्री या 45.6 डिग्री। तो इसका आंसर है 57.3 डिग्री। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है 1 रेडियन अच्छा 1 रेडियन हो गया। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, डबल एंड पंच के 2 पॉइंट होते हैं जो 3 और 5 मिलीमीटर की दूरी पर होते हैं। देखिए दोस्तों, डबल एंड पंच कैसे होते हैं? कुछ इस प्रकार से होते हैं। यहाँ एक पंच होते हैं, थोड़ा दूर जाके एक पंच, और इस टाइप से ये ऊपर बना होता है। अब आप जब चोट लगाते हैं तो क्या करता है कि मान लीजिए जॉब है, तो यहाँ एक पंच होता है और यहाँ एक पंच। तो इसमें लिखा है कि जो 3 से 5 मिलीमीटर दूरी पर होते हैं, तो ये जो पॉइंट है इसके और इसके बीच की दूरी जो है वो 5 मिलीमीटर के दूरी पर होते हैं। उससे क्या होता है, जब आपको किसी ज़्यादा दूरी या अधिक पंचिंग करना है तब आप इसका यूज करेंगे तो जल्दी जल्दी कर सकते हैं। तो उसके पॉइंट का कोण कितने होते हैं? तो दोस्तों यहाँ पे देखिए 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 60 या 90 डिग्री। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें जो 2 पंच होते हैं ये 60 या 90 डिग्री होते हैं। इसका मतलब ये है कि कभी हो सकता है कि ये जो पंच है वो 60 डिग्री वाला हो और दूसरा जो है ये 90 डिग्री वाला भी हो सकता है। ठीक है, तो मैक्सिमम जो है वो 60 डिग्री होता है, लेकिन 90 डिग्री को हम नकार नहीं सकते, इसलिए हमारा ऑप्शन जो है उसको 90 में भी जाना है, क्योंकि ये दोनों दिया हुआ है, इसलिए हम इसको सही लगाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, चार्ट में कीवेज बनाने से पहले
मार्किंग करने के लिए कौन सा रूल प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान देना है, मैंने आपको इससे पहले वाला जो हमारा MCQ 30 क्वेश्चन था उसमें बताया था कि दो रूलों को मिलाकर जब एक स्क्वायर टाइप के बना देते हैं, ये एक रूल ये किस टाइप से होते हैं, तो आपने देखा होगा कि ये शाफ्ट है, ठीक है। यदि आपको बोलते हैं कि शाफ्ट के बीच से आपको एक सेंटर निकालना है, तो आप एक स्केल के द्वारा नहीं निकल सकते, बिल्कुल नहीं निकल सकते, क्योंकि आप जैसे आप स्केल को रखेंगे या स्टील रूल को रखेंगे तो स्लिप होगा। लेकिन यदि आप 90 डिग्री में दो स्टील रूल को मिला के एक बॉक्स इस टाइप से एंगल टाइप का बना देते हैं, एंगल टाइप के, अब आप यहाँ पे शाफ्ट रखेंगे और यहाँ से आप लाइन खींचिए तो आसानी से लाइन खींच सकते हैं, तो इसको बोलते हैं बॉक्स रूल, ठीक है। इसके बारे में आप एक बार किताब भी देख सकते हैं या इसके बारे में एक वीडियो बना के मैं डालने वाला हूँ, आप उसको भी ज़रूर देखना, ठीक है। क्योंकि बाकी रूल, नैरो रूल तो होल के स्लॉट, होल या स्लॉट की चौड़ाई नापते हैं, हुक रूल का प्रयोग जॉब की लंबाई चेक करने के लिए करते हैं, शॉर्ट रूल भी छोटा छोटा रूल होता है जिसका प्रयोग स्लॉट की चौड़ाई को नापने के लिए करते हैं। तो बॉक्स रूल जो है बिल्कुल सही ऑप्शन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 48 किसी अवयव की बाहरी व अंदरूनी रेडियस ज्ञात करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो आपको दोनों चीज़ चेक करना है, एक तो कॉन्वेक्स भी चेक करना है और कॉनकेव भी चेक करना है। तो आपके पास जो गेज होता है रेडियस गेज, उसके दो सेट होते हैं दोस्तों, एक साइड उसका कॉन्वेक्स होते हैं अर्थात ये उत्तल होता है, और दूसरा जो इसके दूसरा साइड होता है इस साइड, उसमें जो गेज होंगे पत्तियाँ, उसमें कॉनकेव इस टाइप से पत्तियाँ होंगे, ठीक है। तो दोस्तों जब आपको किसी जॉब के कॉनकेव को चेक करना, मतलब अवतल सतह को चेक करना है, तब आप इस टाइप के लेंगे, मतलब कि एक दूसरे के ऑपोजिट वाले ब्लेड को लिया जाता है। आपको कॉन्वेक्स चेक करना है तो कॉनकेव लेना है, और आपको कॉनकेव चेक करना है तो कॉन्वेक्स लेना है। उत्तल को अवतल से चेक करते हैं और अवतल को अवतल। तो इस गेज का क्या नाम है दोस्तों? रेडियस गेज। क्या नाम है? रेडियस गेज। हिंदी में क्या बोलते हैं? त्रिज्यीय गेज। बाकी देखिए स्क्रू पिच गेज में स्क्रू के पिच को चेक करते हैं, फीलर गेज से गैप चेक करते हैं, प्लग गेज से जॉब की होल की डाया चेक करते हैं, ठीक है। तो आगे ये सारी चीज़ के बारे में हम विश्लेषण करेंगे, तो आगे भी देख लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 49, मिलन पुर्जे के बीच के अंतराल की जांच करने के लिए प्रयोग किया जाता है। मिलन पुर्जा मतलब क्या होता है दोस्तों? कोई भी पार्ट्स दोनों को जब आपस में मिलाकर असेंबल करते हैं तो उसके बीच में जो गैप रह जाता है, मान लीजिए आपने बोल्ट कस दिया या कुछ नहीं भी कसे छोड़ दिया, अब या मैचिंग पार्ट है उसके बीच में जब गैप आपको चेक करना है तो आपको फीलर गेज का प्रयोग करना होता है। ये भी एक प्रकार के अलावा स्टील के पत्तियाँ होती है जो कि स्प्रिंग स्टील के बनी होती है, इसके अंदर इसको डाला जाता है। ये सेटों में पाया जाता है और पतले से पतले और लगभग 1 mm तक के मोटाई में भी पाया जाता है। इसको हम मैचिंग पार्ट के बीच में डाल के चेक करते हैं। तो आशा करता हूँ कि ये आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 50, एक फाइन पेच चूड़ी का फ्लैंक कोण और फॉर्म किसके द्वारा जांचा जा सकता है? दोस्तों अब आपके स्क्रू पिच गेज का प्रयोग करके आप मोटे मोटे थ्रेड को चेक कर सकते हैं। प्लग गेज, ये आप किसी डाया को चेक कर सकते हैं, होल के अंदरूनी व्यास को। स्क्रू माइक्रोमीटर भी आप मोटा मोटा काम कर सकते हो और उसके आप मेजर डायमीटर, माइनर डायमीटर, स्क्रू माइक्रोमीटर से आप मेजर और माइनर डाया को भी चेक कर सकते हैं, और इसके इफेक्टिव डायमीटर जिसको हम बोलते हैं काल्पनिक व्यास, इसको भी हम चेक कर सकते हैं। लेकिन ऑप्टिकल प्रोजेक्टर जो होता है दोस्तों, एक प्रकार के मशीन में थ्रेड को रखकर फिर उसके एक प्रोजेक्शन बनाया जाता है और उसके द्वारा पतले थ्रेड भी बड़े आकार में बन जाता है, और उसे फिर माप के हम उसके फ्लैंक को, और फ्लैंक क्या होता है? ये क्रेस्ट और रूट। तो यहाँ से आपको ये दोनों रूट से क्रेस्ट है ना, जहाँ मिल रहा है, तो ये जो साइड वाला इसको फ्लैंक बोला जाता है, ठीक है। और एंगल मतलब होता है कोण, तो इससे हम चेक कर सकते हैं। किससे?
ऑप्टिकल प्रोजेक्टर के द्वारा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 51, स्क्रू पिच गेज का मुख्य कार्य क्या है। ऑप्शन देखिए, स्क्रू पिच गेज समझ गए ना आप, स्क्रू की पिच को चेक करने के लिए। ये ऐसा इसका पिच होता है, कैसे होता है, रूट से क्रस्ट या रूट टू रूट इसके बीच की दूरी को, ये देखिए, यदि आप रूट से क्रस्ट ले रहे हैं तो भी पिच, रूट से रूट ले रहे हैं तो भी पिच, तो उसको हम चेक कर सकते हैं। इसके बारे में पूछा गया है कि स्क्रू पिच गेज का मुख्य कार्य क्या है। तो ऑप्शन देखिए, स्क्रू थ्रेड का बड़ा व्यास जांचने के लिए, नहीं दोस्तों ये नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, स्क्रू थ्रेड का लिमिट जांचने के लिए, ये भी नहीं होगा। स्क्रू थ्रेड के क्रस्ट से क्रस्ट की बीच की दूरी, तो दोस्तों मैंने बताया था कि क्रस्ट से क्रस्ट उसको बोलते हैं, जो उठा हुआ हिस्सा होता है उसको क्रस्ट बोला जाता है। यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी को जांचने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। और छोटा व्यास, तो छोटा व्यास भी नहीं जांचते, तो इसका सही आंसर जो है वो सी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52, मशीन के भागों को समायोजित करते समय, मतलब कि एडजस्टमेंट करते समय, सपाट मिलने वाले सतह के बीच के अवकाश, मतलब कि आप मान लीजिए किसी मशीन की स्थापना कर रहे हैं, तो उसके जो पार्ट्स के, मशीन के जो बेस है उसके और मशीन की जो बॉडी है उसके बीच में जो गैप बनेगा, है ना, कि अवकाश मतलब होता है क्लियरेंस, को मापने के लिए किस गेज का प्रयोग करते हैं। तो मैंने आपको सारी चीज़ बताई दी है, क्लियर है। यहाँ पे स्क्रू भी पिच गेज तो होगा नहीं, क्योंकि स्क्रू के पिच चेक करेंगे इससे, फीलर गेज से बिल्कुल इससे सही चेक करेंगे, वायर गेज से हम तार की व्यास को चेक करेंगे या शीट की मोटाई चेक करेंगे तो ये नहीं आएगा, और प्लग गेज से हम किसी होल को चेक कर सकते हैं। तो ये सही आंसर इसका बी है। ठीक है, 52 का बी। चलिए अब हम देखते हैं 53 नंबर क्वेश्चन, धातु चादर पर तार की मोटाई। अब हम 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, धातु चादर तथा तार की मोटाई की जांच किसके द्वारा की जाती है। तो दोस्तों ये फीलर गेज का काम किसी पार्ट्स के गैप को चेक करने के लिए, रेडियस गेज अवतल और उत्तल सतह के लिए, ठीक है, प्लग गेज का प्रयोग किसी होल के अंदरूनी व्यास को चेक करने के लिए। अब आपको बताया कि धातु चादर, तो मान लीजिए किसी शीट है, ठीक है, चादर, तो उसकी मोटाई को हम माइक्रोमीटर से चेक कर सकते हैं और तार की मोटाई को भी हम चेक कर सकते हैं। तो यहाँ माइक्रोमीटर है तो आप माइक्रोमीटर के साथ जाइए, नहीं तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपको एक गेज है जिसका नाम है वायर गेज, यदि वो हो तो ये दोनों ऑप्शन का आंसर आ जाता है। किससे चेक करते हैं और कैसे होते हैं, तो वायर गेज इस प्रकार से होते हैं, इस टाइप से गोल होता है और ये यहाँ से कटा हुआ होता है, इस प्रकार से इसमें 36 होल होते हैं और अलग अलग साइज़ के सब होते हैं, जो कि नंबरों में रहता है। ठीक है, अब क्या होता है इसमें, मान लीजिए आपको किसी वायर के कोर व्यास चेक करना है, तो वायर को छील के आप ये होल में डाल देंगे तो पता चल जाएगा कि 1 mm का है, 2 mm का है या कितने mm का है। ठीक है, अब आपको किसी शीट की मोटाई नापना है तो शीट को उठा के इसके अंदर आप डाल देंगे ऐसा, तो यहाँ जो शीट की ये मोटाई है, ये जितना यहाँ घुसेगी तो उससे पता चलेगा कि शीट कितने mm थिकनेस की है। तो इसका जो गेज नंबर होता है ये आप ध्यान रखिए, आपके आम तौर पर आम जीवन में भी काम आता है। मान लीजिए आप किसी दुकानदार के पास गए और किसी दीवान को खरीदने गए या किसी अलमारी या किसी चीज़ को खरीदने गए, उसने बोला कि मेरे पास जो शीट, ये जो अलमारी है, दीवान है, ये 20 गेज का है, ठीक है, और दूसरा जो है वो 25 गेज का है। आप ध्यान दीजिएगा, तो आपको कौन सा गेज लेना चाहिए, आपको 20 गेज लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि गेज का नंबर जितना कम होता है शीट की मोटाई उतनी ज़्यादा बढ़ती है, और गेज जैसे नंबर बढ़ता है थिकनेस कम हो जाता है। तो आपको दुकानदार थोड़ा सा होशियारी दिखा के आपसे पैसा ज़्यादा ले लेते। कैसे? बोलते अरे उसके पास तो 20 गेज है,
हमारे पास 25 गेज है ना। तो आप ऐसा भ्रमित नहीं होना, आप कम गेज वाला लेना, उससे शीट की मोटाई बढ़ती है। तो आशा करता हूँ कि समझ गए। यदि माइक्रोमीटर नहीं हो और यदि माइक्रोमीटर हो भी और वायर गेज हो तो आपको सबसे पहले वायर गेज में लगाना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 54। थ्रेड चूड़ी की पिच, चूड़ी का कोण तथा रूप की जांच अब हम क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। थ्रेड चूड़ी की पिच, चूड़ी का कोण तथा रूप की जांच निम्नलिखित गेज से करते हैं। तो ऐसा कौन सा गेज है जिससे हम इन सभी चीज़ का चेक कर सकते हैं? कौन कौन सा? थ्रेड की पिच, एंगल और आकार। तो निश्चित तौर पे यहाँ पे स्क्रू पिच गेज ही होगा, क्योंकि हम उससे सब कुछ चेक कर सकते हैं, ये सारी चीज़, ठीक है। टेसा क्या होता है, आपको जानकारी है क्या? ये 3 पॉइंट इंटरनल माइक्रोमीटर होता है, जिसमें 3 पॉइंट होता है। और फिलर गेज से हम फिलर गैप को चेक करते हैं, और रेडियस गेज से हम किसी भी जॉब के अवतल और उत्तल सतह को चेक कर सकते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स को। अब हम देखते हैं 55 नंबर। थ्रेड रिंग गेज के द्वारा स्क्रू थ्रेड के किस तत्व को नहीं जांचा जा सकता है? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार ये आ चुका है। तो दोस्तों इसमें ऐसा कौन सा चीज़ है जो आप नहीं चेक कर सकते? तो वो है पिच डायमीटर या पिच या हेलिक्स कोण या प्रोफाइल। तो आपको इसमें सही जवाब लगाना है। आपको एक थ्रेड बना के मैं थोड़ा एक चीज़ समझाता हूँ। देखिए आप वीडियो को अच्छे से देखते रहिएगा, क्योंकि हर चीज़ को शॉर्टकट देखना कोई समाधान नहीं होता। तो यहाँ से यहाँ तक है पिच हो गया, तो इससे चेक कर सकते हैं पिच, मतलब कि ये हो गया, ठीक है। प्रोफाइल मतलब थ्रेड की जो शेप है उसको हम प्रोफाइल बोलते हैं, इसको भी चेक कर सकते हैं। हेलिक्स कोण, तो हेलिक्स कोण क्या होता है? जो थ्रेड होते हैं ये जो घूमता हुआ थ्रेड है, ठीक है, जिस कोण में ये घूमता हुआ आगे बढ़ता है उसे हेलिक्स कोण कहते हैं। और पिच डायमीटर जो होते हैं वो ये काल्पनिक व्यास होता है, ठीक है। तो दोस्तों इसका हम जो चेक नहीं कर सकते वो है पिच डायमीटर, ठीक है। पिच डायमीटर को हम चेक नहीं कर सकते, क्योंकि ये काल्पनिक रेखा है। इस काल्पनिक रेखा को हम कैसे चेक करेंगे? अब अगला नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 56। किस गेज द्वारा पेच चूड़ी की बाहरी तथा आंतरिक रूपरेखा की तुलना की जा सकती है? यहाँ पे आपको तुलना करना है ना। किस गेज द्वारा पेच चूड़ी मतलब थ्रेड की बाहरी और आंतरिक रूपरेखा की तुलना की जा सकती है। आपको दोनों थ्रेड, इंटरनल थ्रेड भी और एक्सटर्नल थ्रेड दोनों की तुलना करना है। तो उसमें क्या, स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर, थ्रेड प्लग गेज, स्क्रू पेच गेज या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों तुलना करने के लिए यदि थ्रेड प्लग गेज के बारे में बात करें तो ये सिर्फ अंदरूनी चेक कर सकते हैं, और स्क्रू थ्रेड से भी ये सिर्फ बाहरी थ्रेड को चेक कर सकते हैं। लेकिन स्क्रू पिच गेज जो है वो दोनों थ्रेड को चेक कर सकते हैं। आप बाहर भी लगा सकते हैं उसको और अंदर भी लगा सकते हैं। तो इसका आंसर होगा स्क्रू पिच गेज, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 57। किस गेज द्वारा पेच चूड़ी की बीमाओं की सीमा मतलब ये जो है लिमिट की जांच की जा सकती है? लिमिट क्या होता है? हाई लिमिट और लो लिमिट। तो आपको हाई लिमिट और लो लिमिट चेक करना है तो किससे कर सकते हैं? स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर, थ्रेड प्लग गेज, स्क्रू पिच गेज या इनमें से कोई नहीं। तो आपको जब हाई लिमिट और लो लिमिट को चेक करना होता है तो आप थ्रेड प्लग गेज का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 58। किस गेज द्वारा पेच चूड़ी की क्रेस्ट की बीच की दूरी जांच की जाती है? तो आप ये बताइए कि क्रेस्ट की बीच की दूरी, क्रेस्ट मतलब होता है कि आपने एक रोड, ये आपको क्रेस्ट है, दूसरे साइड का भी क्रेस्ट इसी प्रकार से होगा, ये क्रेस्ट, इसके बीच की दूरी आपको चेक करना है।
तो क्रेस्ट से क्रेस्ट के बीच की दूरी को बोलते हैं माइनर डायमीटर, माइनर डाया। ठीक है दोस्तों, तो माइनर डाया चेक करने के लिए आपको स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर का प्रयोग करना है। अगला क्वेश्चन देखिए 59 नंबर क्वेश्चन। भारतीय स्टैंडर्ड IS L5373-1969 के अनुसार गेज किस साइज में पाई जाती है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आप इस क्वेश्चन को आपने ध्यान दिया तो आप बहुत ही आगे तक जा सकते हैं, आपको सफलता निश्चित तौर पे मिलेगी। देखिए 0.6 mm to 25 mm, 0.8 mm to 20 mm, 0.6 mm to 20 mm और 0.8 mm to 25 mm। दोस्तों इसका सही जो आंसर है, उसके सबसे छोटे गेज जो होते हैं वो 0.6 mm होता है और जो बड़े होते हैं वो 25 mm। ठीक है, तो इसका सही जवाब जो है वो 59 का ए। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। फीलर गेज का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? फीलर गेज का प्रयोग किस लिए किया जाता है? ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो चुका है, इसलिए आपको एक क्वेश्चन ऑफर में दे देंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि दो मिलने वाले सतह के बीच की गैप को नापने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। तो ये क्वेश्चन रिपीट था, इसलिए मैं आपको एक क्वेश्चन ऑफ़र में दे रहा हूँ 61। ये आपको हम ऑफ़र में देने वाले हैं इस क्वेश्चन को। स्क्रू पिच गेज में मेट्रिक चूड़ी के लिए कितने डिग्री का कोण होता है? दोस्तों ये है तो इजी क्वेश्चन, लेकिन लोग क्या होता है कंफ्यूज में इसको छोड़ देते हैं और अपना एक नंबर को गवा देते हैं। यहाँ आपको देखिए मेट्रिक चूड़ी दिया हुआ है, तो आप जानते हैं कि मेट्रिक चूड़ी का एंगल जो होता है वो 60 डिग्री होता है। तो बाकी चीज़ आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं रहेंगे। तो 60 डिग्री, 55 डिग्री, 29 डिग्री या 45 डिग्री। तो आपने देखा कि ये 60 डिग्री है और इसको आप सही लगाइए, आपको 1 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। तो यदि पसंद आया हो तो लाइक करिए और शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाइए और आप ज़रूर लाइक और शेयर करिए। दोस्तों आपके लाइक से मेरा मनोबल बढ़ता है। इस प्रकार से आप वीडियो को देखते रहिए। और भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भेजा है, आप लोग वीडियो को ज़रूर देखिए। थैंक यू। आप लोग देखते रहिए समृद्धि टेक्निकल।